मैं सी अनूप अग्रवाल पिछले विगत 36 वर्षों से प्रैक्टिसिंग सीए में कार्यरत हूँ। ओके सर, आपने एचयूएफ बोला, वो एचयूएफ क्या होता है? मैं जानना चाहती हूँ कि इस ईयर टैक्स फाइलिंग का डेडलाइन क्या है? हमारे यहाँ प्रॉपर्टी चाहे आप लेडी फीमेल के नाम से खरीदें या मेल के नाम से खरीदें, क्या कोई बच्चों के लिए ऐसी स्कीम है कि भाई हम उसमें इन्वेस्ट करें तो हमारा जो टैक्स है वो सेव हो सकता है? कोई गर्ल चाइल्ड के लिए या बच्चों के लिए कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने करी है जिसमें हम टैक्स को सेव कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। आज के ज़माने में बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिजाइन फॉर टैक्स? और पैन कार्ड का कोई दूसरा आदमी किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं नहीं कर कर पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी फर्म की शुरुआत ईयर 1988 में की है। उनकी फर्म का नाम है अग्रवाल अनूप एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनके ऑफिसेज दिल्ली में हैं और सेक्टर 18 नोएडा में है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू टैक्स कंसल्टेंट अनूप अग्रवाल। हेलो सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। सभी नमस्ते। दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। आज हम पहले जानना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं और आपके बारे में। मैं सी अनूप अग्रवाल पिछले विगत 36 वर्षों से प्रैक्टिसिंग सीए में कार्यरत हूँ और ड्यूरिंग दिस सर्विस पीरियड मैं इंडिया में टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिट, बैंकिंग और अदर एलाइड से जो एक्टिविटीज होती हैं दैट इज कंटेम्प्लेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन एंड ऑडिट आई प्रोवाइड। माय स्पेशलाइज इन द टैक्सेशन और मेरा ऑफिस दिल्ली में भी है और नोएडा। तो सर आज हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? गुड। पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में कहने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूँगा कि इंडिया में देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेशन। एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक है डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि जब हम अपने कंजम्पशन के लिए किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रिक्योर करते हैं तो जो सुपर टैक्स होता है वो हमें देना होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और जब हम किसी अपनी एक्टिविटी से कोई इनकम अर्न करते हैं तो उस पर जब टैक्स देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ पर्सन्स। उसमें एक इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, कंपनी भी है, तो हर एक का अपना टैक्सेशन का तरीका अलग है। लेकिन जब हम पर्सनल टैक्सेशन की बातचीत करते हैं उस इन दैट वी कंसिडर ओनली द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओके। जैसे इंडिविजुअल सैलरी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो उनके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं बाय इन द रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल, तब उसकी बातचीत करते हैं तो उसको पर्सनल टैक्स। ओके सर, आपने एचयूएफ बोला, वो एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ का फुल फॉर्म कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा। इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द कस्टम्स हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग होती है या फैमिली में जो असेट्स कंबाइंड असेट्स होते हैं, कॉमन असेट्स होते हैं, उन पे जो इनकम आती है तो वो भी टैक्सेबल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इन पर्सनल टैक्सेशन के हिसाब से किया जाता है। ओके। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ को पार्टनर्स होते हैं, उनका अपना अलग अलग तरीका होता है। और इंडिया में जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है या यूनाइटेड प्रॉपर्टी होती है वो बाय वे ऑफ कस्टम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ही ट्रांसफर होती है, अल्टे अनलेस जिसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो किसी के नाम में बिल करता है या वो करता है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि इस ईयर टैक्स फाइलिंग का डेडलाइन क्या है? यस, इस साल असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो टैक्स की डेडलाइन है वो इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है
और उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज के अकाउंट्स हैं, अगर उनका ऑडिट होना होता है तो उनके लिए 31 अक्टूबर है, अदरवाइज सबके लिए 31 जुलाई 2024। 24। अगर कोई टैक्स रिटर्न जो है नहीं फाइल करता है या लेट फाइल करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए सर, रिटर्न फाइल करना तो कंपलसरी है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इनकम टैक्स में कोई प्रावधान किए हैं। अगर आप कोई रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं बाय ड्यू डेट, तो आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं एज ए बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अगर आपकी 5 लाख रुपए की इनकम है तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, अगर उससे एक्सीड करती है तो आपको 5,000 रुपए पेनल्टी होगी। लेकिन वो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2024। रही बात आपने गलत रिटर्न फाइल करी या रिटर्न फाइल नहीं करी, if you have filed your incorrect return, that return can be revised up to 31st December 2024 by paying the additional taxes. रही बात रिटर्न ना फाइल करना, रिटर्न ना फाइल करना तो अपने अपना एक क्राइम ही बोल रहा है। सही बात है। तो आदमी को अपने रिटर्न डॉलर फाइल करनी चाहिए। अब इन केस अगर कोई रिटर्न करना भूल जाता है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन लाए हैं, दैट इज कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न वो 2 साल तक की फाइल हो जाती है। तो अगर किसी वजह से कोई आदमी रिटर्न फाइल करना भूल गया है तो कम से कम वो अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। सही बात है। अब सर जैसे कि क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, मान लीजिए मेरी कोई किसी की भी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट रेजिडेंस है, अब उसको सेल करता है तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? देखिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बातचीत करते हैं, तो इंडिया में जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करता है। अगर उसकी होल्डिंग और पोजीशन आपके पास 2 साल से ज्यादा है तो वॉट एवर इनकम इज अराइजिंग दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। And if the holding period is less than 20%, that is called short-term gain, and the applicable rate of 30% plus surcharge is applicable. तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो कोशिश करिए कि 2 साल के बाद ही बेचें, क्योंकि 10% टैक्स देने से ज्यादा फायदा नहीं। तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता है अगर वही प्रॉपर्टी हमारी रेंटेड आउट हो जाती है और उसके बाद उसमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशन? नहीं, कुछ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी, प्रीवियस यूज उसका चाहे वो रेजिडेंशियल का है चाहे किसका, उससे कोई हाँ, अगर आपने वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस पर्पस के लिए रखी हुई है तो उसका टैक्सेशन बिजनेस इनकम से होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड, द एंटायर इनकम विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चाहे पहले हमने हाउस प्रॉपर्टी में रखा हुआ है, उससे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं। हाँ, जो इनकम आप अर्न करते हैं हाउस प्रॉपर्टी, वो अंदर आप ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रहे हैं, इनकम अंडर द हेड इनकम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी कैपिटल गेन पर्पसेस का कोई फर्क नहीं। अगर हम लेडीज के नाम से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर जॉइंट नेम में हस्बैंड वाइफ लेते हैं तो क्या उसमें कुछ टैक्स सेविंग होती है? जैसे वाइफ के नाम से ले लिया जाए या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम से? हमारे यहाँ प्रॉपर्टी चाहे आप लेडी फीमेल के नाम से खरीदें या मेल के नाम से खरीदें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने टू प्रमोट द प्रॉपर्टी परचेज बाय द फीमेल मेंबर्स, उन्होंने स्टैम्प वैल्यू में कुछ रिबेट दे रखी है। तो अगर कोई लेडीज या फीमेल अपने नाम से खरीदना चाहते हैं तो उनको टैक्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में रिबेट मिल जाती है कि इस स्टेट ने 1% दे रखा है, किसी ने 2 रखा है, वो स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करता है। बाकी इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं। रही जहाँ तक बेनिफिट्स की बातचीत, तो हाँ, आप तो इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80 में डिडक्शन ले सकते हैं जो आपने स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट की हुई है, अप टू द सेलिंग ऑफ 1,50,000 रुपीज, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसका भी बेनिफिट आप
अंडर 81 ले सकते Yes. और हैं। बाकी जॉइंट नेम में लेने से और लेने से कोई टैक्सेशन कोई फर्क नहीं। नहीं। और सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर किसी की है, वो कोई सेल करता है तो उसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप इमोबल प्रॉपर्टी की बातचीत करना चाह रहे हैं या शेयर सिक्योरिटीज की बात करना चाह शेयर सिक्योरिटी भी और वैसे भी दोनों ही तरीके से। रहे हैं? इमोबल प्रॉपर्टी को तो मैंने आपको बताया हाँ, कि रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल जो भी है, अगर 2 हाँ। साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अगर जैसे किसी के पास प्राइमरी भी है और फिर उसने इन्वेस्टमेंट के लिए दो उससे उससे कोई फर्क नहीं ओके, पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं। इमोबल प्रॉपर्टी में इमोबल प्रॉपर्टी है, Okay. बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस में नहीं। बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका सेल एंड परचेज का प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, मैं अपनी बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मेरी कैपिटल असेट। सही बात अगर मैं है। उस पर डेप्रिसिएट हाँ। क्लेम नहीं कर रहा हूँ बिजनेस में, तो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर तरीका उसका अलग अलग है। रही। जहाँ तक अदर सिक्योरिटीज की, जैसे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इनमें डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट किस टाइप की सिक्योरिटीज में। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज में है तो उस केस में आपकी होल्डिंग 1 साल होनी चाहिए, और 1 साल के बाद जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल करते हैं तो जो टैक्सेशन होता है वो 10% आता है ऑन द डे। अगर नॉन लिस्टेड इक्विटी में आप डील कर रहे हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं या नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप डील कर रहे हैं, तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल का है। तो 2 साल के बाद जब आप बेचेंगे तो 20% टैक्स लगेगा। बट इन केस ऑफ डेट, उसमें 3 साल की डेट म्यूचुअल फंड है, तो उसमें 3 साल की होल्डिंग करनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो शेयर और सिक्योरिटीज में जब भी आप डील करें तो कोशिश करें कि 1 साल के बाद बेचें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15% इंस्टेड ऑफ टैक्स। और जैसे कि क्या कोई बच्चों के लिए ऐसी स्कीम है कि भाई हम उसमें इन्वेस्ट करें तो हमारा जो टैक्स है वो सेव हो सकता है? कोई गर्ल चाइल्ड के लिए या बच्चों के लिए कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने करी है जिसमें हम टैक्स को सेव कर सकते हैं? इंडिया में फॉर द पर्पज ऑफ किड्स ऐसी कोई स्कीम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे कंडक्ट। लेकिन कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ बच्चों के लिए प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, तो फॉर द पर्पज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, फंडिंग द चाइल्ड एजुकेशन फीस इन द केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, या जब उनकी मेच्योरिटी आती तो क्या पैसा मिलता है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सबका टैक्स बेनिफिट का जो सवाल है वो केवल 86 जो सेक्शन है हमारा उसमें है। तो 86 की जो लिमिट है दैट इज अप टू 1,50,000, लेकिन उसमें आपके सारे पीपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंटरेस्ट पेमेंट, बच्चों की एजुकेशन, तो सारी चीजें हैं, तो वो सब उसमें कवर होती हैं। बाकी गवर्नमेंट ने बच्चों के एजुकेशन के लिए जो बच्चों के आप अप टू 2 किड्स जो स्कूल में फीस देते हैं उसको भी सेक्शन 86 में कवर किया हुआ है। तो ऑल टुगेदर लिमिट इज 1,50,000 रुपये। आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बच्चों के एजुकेशन का भी ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी ले सकते हैं। एज सच बच्चों की सेविंग के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं है, एक्सेप्ट एक स्कीम है गर्ल्स चाइल्ड के लिए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली हुई है, दैट इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि स्कीम। अच्छा। उसमें क्या है कि जब बच्ची पैदा होती है घर में तो आदमी 1,000 रुपये महीने उसमें बैंक में जमा करा सकता है, मैक्सिमम जमा करा पर मंथ, साल में 12,000 जमा करा सकता है। तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स से फ्री होता है। अरे भाई, बहुत अच्छी स्कीम, गुड स्कीम, एंड दैट इज स्मॉल सेविंग। और स्पेसिफिकली जो लोअर मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे निकाले कि जब बच्चे 18 साल की शादी के लायक 18 साल पर होते हो उसका अच्छा अमाउंट सब मिल जाता है। तो मैं एडवाइस करूंगा लोअर मिडिल क्लास को ये स्कीम का बच्चों के लिए जरूर। आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, थैंक यू फॉर दिस। और जैसे कि अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, मान लीजिए किसी को पैसे देता है या किसी की मैरिज हो रही है उसमें पैसे देता है, तो उसमें उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है?
देखिए इंडिया में आज से 11 साल पहले गिफ्ट टैक्स हुआ करता था, लेकिन वो पहले अब गिफ्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जो भी आदमी अगर किसी से गिफ्ट लेता है इन एक्सचेंजिंग ऑफ ₹50,000 तो वो रिसीट जो ना उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किए जाते हैं। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कोई आदमी गिफ्ट अपने ब्लड रिलेशन से ले रहा है, जैसे माता से, पिता से, पेरेंट्स से लेता है, इन लॉज से लेता है, भाई से लेता है या पत्नी के पेरेंट्स से लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशनशिप। उस केस में जो भी आप पैसा लेते हैं वो गिफ्ट टैक्स के परव्यू में नहीं आता और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के परव्यू में टैक्सेबल नहीं। अगर आप किसी नॉन ब्लड रिलेशन से लेते हैं और वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा एक्टिव करता है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसके क्लब को जोड़ के उस पर टैक्स देना पड़ता है, जो भी स्लैब रेट है आपका उसके साथ। रही बातचीत इनहेरिटेंस की वाली बातचीत, अगर कोई आदमी एसएससी के पास कोई प्रॉपर्टी अपने पिताजी से आ रही है बाय वे ऑफ विल आफ्टर देयर डिमाइज, तो उस पर कोई टैक्स देना नहीं होता एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। बट व्हेन यू आर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी लेटर ऑन, then whatever provisions of capital gain are applicable, that has to be fought. As such, at the time of inheritance, no taxes. नो टैक्सेस, ओके। और सर मान लीजिए किसी के पास बाहर की सिटीजनशिप है, यूएस है या बाहर की कंट्री है, अब वो अपनी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल करता है, अब उसका वो पैसा बाहर लेकर जाना चाहता है तो उस पे टैक्स कितना लगता है? हाँ, क्या उसका प्रोसीजर है? जब कोई एनआरआई इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को सेल करता है और वो पैसा लेना बाहर ले जाना चाहता है तो दैट इज वेरी मच परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं वो उसको कंप्लाई विद करने पड़ेंगे। जैसे जब वो इंडिया में किसी अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको जो बायर है उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरा रेजिडेंस स्टेटस नॉन रेजिडेंट। दूसरी चीज, जब वो पैसा बाहर ले जाना चाहता है तो जो भी इनकम है हुई है उसकी प्रॉपर्टी पे, तो उसको जो इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो पेमेंट करने होंगे, तभी वो पैसा बाहर ले जा सकता है। रही बातचीत कितना टैक्स लगता है कितना नहीं लगता है, अगर आप किसी रेजिडेंट को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप एनआरआई है या नॉन रेजिडेंट है तो जो बायर है वो आपको 23% टैक्स एज ए टीडीएस काटेगा, डायरेक्ट सोर्स। दैट 23% का जो 23% है उसका क्या है कि 20% प्लस सरचार्ज 10% प्लस हायर एजुकेशन से दैट रेट ऑफ 4%, दैट्स कम टू 22.88%। वो काटेगा। उस काटने के बाद जो भी आपके एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ आते हैं तो आपको देके वो पैसा आप बैंक में डिस्क्लोज करके कि भाई दिस इज माय सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आई हैव सोल्ड दिस प्रॉपर्टी एंड ड्यूटी टैक्स हैज बीन पेड, वो पैसा बैंक आपके अकाउंट में बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन ले जाने से पहले टैक्स को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक इसमें चीज भी है, अगर आपको लगता है कि आपके टैक्स लायबिलिटी इतनी नहीं आ रही, 23% नहीं आ रही है, then you can apply to the income tax department for giving the certificate of low deduction of tax। उस केस में आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन देनी पड़ती है। तो आफ्टर वेरीफाइंग सम डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गिव यू द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 फॉर लो टैक्स ऑफ टैक्स, वो लेके फिर आप टैक्स कम करवा सकते हैं और वो टैक्स पेमेंट करके आप पैसे को बाहर ले जा सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आपको 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो क्या कोई कंपनी जो स्टार्टअप हो और फिर वो आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, आपने उसके साथ काम किया हो शुरू से लेकर अब तक, तो क्या उसकी कोई ग्रोथ स्टोरी आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? एज फार एज स्टार्टअप इज कंसर्न, मैंने अपने स्टॉक स्टार्टअप का कंसेप्ट पिछले 10 साल से इंडिया में आया है। अभी तक मैंने कोई डायरेक्ट स्टार्टअप को कोई सर्विस नहीं दिया, लेकिन हाँ स्टार्टअप को जैसे आपका पेटीएम है या बाइजो है, इन लोगों को मैंने कुछ अपनी सर्विसेज वगैरह दी हैं। बाकी रही सक्सेसफुल और सबके वाली बातें तो दुनिया को पता है कि फिजिक्स वाला है, एजुकेशन में एडटेक है, पेटीएम है,
फोन पे है, ये सब यूनिकॉर्न स्टार्टअप है आज के जमाने में। सही बात है। तो जिन्होंने स्टार्टअप को अपने आइडियाज को एक्सप्लोर किया और इम्प्लीमेंट किया, दे आर मिंटिंग लाइक एनीथिंग। तो आज के जमाने में जितने भी टेक्नोक्रेट बच्चे आ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ अपना आइडिया निकाल के स्टार्टअप बनाना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे प्रोविजन निकाले हुए हैं, एंजल फंडिंग है, टैक्स रिबेट्स है, टैक्स हॉलिडे पीरियड्स है, उसका सब बेनिफिट लेते हुए देयर सो मेनी बेनिफिट्स अवेलेबल टू स्टार्टअप। सनसेट क्लॉज भी है, सब कुछ क्लॉज भी है, और वो 10 साल में 3 साल का टैक्स हॉलिडे पीरियड ले सकते हैं, उनमें को कोई टैक्स नहीं देना, वो अपना खुद चूज कर सकते हैं। उससे पहले स्टार्टअप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपनी एक ड्यू डिलिजेंस करानी होती है, उसके बाद वो DIPP डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आपको स्टार्टअप का सर आजकल बहुत एनर्जी एफिशिएंट ये सोलर पैनल्स की भी बहुत बातचीत हो रही है, तो क्या इसमें भी कुछ टैक्स बेनिफिट होता है अगर कोई अपने घर में इंस्टॉल करवाता है, ऐसा कुछ है? ऐसे तो देखा जाए ये सोलर बेनिफिट वाला इनकम टैक्स से कोई लेने देना नहीं है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज वाली बातचीत है, सोलर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 1 साल पहले ही एक स्कीम निकाली है, हर घर सूर्य रोशनी करके। अच्छा, सूर्य रोशनी करके, सूर्य रोशनी। उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि हम हर आदमी को 300 यूनिट फ्री देंगे, प्रोवाइडेड वो 3 kVA का सोलर पैनल अपने घर पे लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट 75,000 रुपीज की सब्सिडी दे रही है। तो उस सब्सिडी का बेनिफिट लेके अगर आप लेना चाहें तो अपने घर पे छत पे तो वहाँ पर सोलर पैनल लगा सकते हैं, और 300 यूनिट पर मंथ तक वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी प्लॉटेड रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, अगर वो चाहे तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले गवर्नमेंट ने इस साल 1 करोड़ घरों के लिए प्रोविजन किया हुआ है। तो अगर आप जितनी जल्दी अप्लाई कर देंगे तो बढ़िया है। लेकिन रही जहाँ तक 24-25 की है कि सारी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। और इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं, इंडिविजुअल को नहीं है। हाँ, अगर बिजनेस में आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, अदरवाइज आपको बेनिफिट, तो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट नहीं। और सर जैसे कि इनकम टैक्स के जो भी रूल्स आते हैं, लॉज आते हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके जो हम लोग हैं वो कैसे अप टू डेट रह सकते हैं? कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे? देखिए, जहाँ तक अपडेट्स वाली बातचीत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जितने भी मेनली जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो एट द टाइम ऑफ बजट आते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट अपने अनाउंस करती है इन दे, इस तो इलेक्शन ईयर इस अभी 18 जुलाई को आ रहा है, अदरवाइज इज ऑलवेज कम ऑन द 1 फरवरी। उसके बाद पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर इनैक्टमेंट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय पब्लिसिटी करती है उन चीज़ों के लिए, भाई क्या क्या चेंजेज आए हैं, पर्सनल में क्या क्या चेंजेज आए हैं, कॉर्पोरेट में क्या चेंजेज आया है, किसमें। तो वो लोगों से टच में रह के, बाकी सोशल मीडिया पर भी आजकल काफ़ी इसके बारे में रहता है। और मैं आपसे बोलूँ कि आप पढ़ रहे हैं एक्ट को तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसका जो एक जिस्ट होता है वो सब्जेक्ट रहता है, आप उसके टच में रहें, स्पेशली एट द टाइम ऑफ बजट, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। और सर जैसे कि मैं अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहूँ, हर चीज़ों में फ्रॉड होता है, तो टैक्स फ्रॉड है या आइडेंटिफाई थेफ्ट है, तो वो किस तरीके से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? क्योंकि हर चीज़ में फ्रॉड है आजकल, जब भी आप फाइल करते हो, सब कुछ करते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ है कि आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग? गुड क्वेश्चन, आज के ज़माने में बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। हाँ। है क्या, हम लोग बेसिकली इंडिया में परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉट करती है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो पैन कार्ड है, जो नंबर होता है 10 डिजिट, उसमें 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 6 अल्फाबेट्स होते हैं और 4 नंबर्स होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा फैशन चल गया है पैन कार्ड लेने का, जिसको जरूरत है वो भी ले रहा है, जिसको जरूरत नहीं है
वो भी ले रहा है। आज के डेट में इंडिया में करीब 70 करोड़ लोगों ने 135 करोड़ लोगों की हमारी आबादी है, और करीब 70 लोगों ने पैन कार्ड ले रखे हैं, और जिसमें केवल 58 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक कर रखा है। लिंक कर रखा है। 11 करोड़ बाकी लोगों ने नहीं लिंक कर रखा नहीं ले रखा था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्टिवेट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बातचीत ये है, जो हंसी आती है, कि आउट ऑफ दो 58 करोड़ ओनली 90 million people are filing their tax returns. Is it? Yes, only last year data was only 9.3 million, 90.30 millions taxpayers filed their returns. उसमें भी 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल रिटर्न फाइल किया है, टैक्स नहीं दिया। चलो एनी हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। लेकिन आज के डेट में जो लोगों ने पैन कार्ड ले रखे हैं, जिनके लिए कोई इसके यूज नहीं है, तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर इसका यूज नहीं है तो आप पैन कार्ड डालें। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड ले लिया है और तो अच्छी बात है, लेकिन उस पैन कार्ड का इस्तेमाल आप अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए ना, दिस इज माई आई कार्ड। क्योंकि अगर आप पैन कार्ड का आई कार्ड से कोई लेना देना नहीं होता, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि आप पैन कार्ड को कभी अपने आईडी में इस्तेमाल ना करें। आईडी के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड्स है, या आपका पासपोर्ट है, या लोकल जो चीज़ें वो इस्तेमाल करें। पैन कार्ड का एज आईडी इस्तेमाल ना करें। और इन केस अगर आपको करना पड़ जाता है, जैसे फॉर द पर्पज KYC या रजिस्ट्रेशन, तो मैं एडवाइस करूंगा उसको डिजिटल मीडिया से शेयर ना करें। उसका प्रिंट आउट लें, और प्रिंट आउट पे क्रॉस लाइन डाल के उसमें लिखता है दिस डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पज। उससे क्या होगा कि उस पैन कार्ड का कोई दूसरा आदमी किसी और पर्पज की इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं ये चीज पिछले 10 साल से अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो ये आप जरूर करें। रही ये वाली बातचीत आपके साथ फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनको शायद सबको ज्ञात होगा या उनके कंसर्न ने बताया होगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पोर्टल पे 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड, वन इज AIS, अनदर TIS। एक होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एक होता है टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें जितने भी आप ट्रांजेक्शन पैन के बेस पे करते हैं, वो सारी ऑन क्वार्टरली बेसिस उस स्टेटमेंट में आते हैं। तो अगर आपको अपने आप को अलर्ट रखना है, तो आपको लगता है कि मैं फ्रॉड ना हो जाए, तो आप हर क्वार्टर, जैसे अब जून का क्वार्टर आएगा तो 31 जुलाई तक वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो एक बार हर क्वार्टरली, जैसे 31 जुलाई के बाद एक बार लॉगिन करके देख ले, भाई मेरे IES में जो ट्रांजेक्शन मैंने की वही आ रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रांजेक्शन अलग आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन ऐसी आ रही है जो आपसे पर्टेन नहीं करती है, आपने नहीं की, तो उसे पोर्टल में एक कंप्लायंस फोल्डर भी होता है, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं कि वेदर इट पर्टेन्स टू यू और नॉट, इट पर्टेन्स टू समबडी एल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, या पार्शली रॉन्ग है, या पार्शली है। उस टाइप की ऑप्शन, डायरेक्ट डाउन ऑप्शन है, उसमें आप देखें करते हैं। तो उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट विल आस्क द सर्विस प्रोवाइडर टू टेक द एक्शन। तो ये 3 चीजें हैं जो हम करेंगे तो आप अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि पैन जब ही लें जब आपको जरूरत हो, और ID कार्ड की तरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू। तो सर, इस एपिसोड से पहले हम लोगों ने कुछ क्वेरीज पोस्ट करी थी, तो कुछ तो कुछ व्यूअर्स ने अपनी क्वेरीज भेजी हैं, तो एक एक करके मैं आपको क्वेरीज रीड करती हूँ और जवाब दे सकूं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो आप शिल्पा जी को मेल कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, मेल पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत सारे 3 लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेजाइम फॉर टैक्स, और इसको कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हम यूज करें। ये सोनी जी ने पूछा है, योगेश एंड अंकित गोयल, ये 3 लोगों ने इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं इसका आंसर। जरूर। आज से 4 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले, हमारे यहाँ ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का कोई कंसेप्ट नहीं था।
इसकी जरूरत क्या पड़ी लाने की, ये मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ जब आदमी कोई पैसा इनकम अर्न करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन देती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो तो ये छूट मिल जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो तो ये छूट मिल जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो तो ये छूट मिल जाएगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय वे ऑफ सर्टेन नोटिफिकेशन वो इतनी लिस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि आदमी खुद अपने आप में कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं या क्या ना करूं। नंबर ऑफ डिडक्शन बहुत ज्यादा हो। और वो कंसेप्ट था ट्रिपल ई का, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। कुछ स्कीम आई गवर्नमेंट ने जिसमें गवर्नमेंट में लाया AET, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे PPF है, आप PPF में डिपॉजिट करते हैं तो आपको चेक में छूट मिलती है, जब इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उस पर छूट मिलती है, जब विड्रॉ करते हैं तब भी छूट मिलती है। तो लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया, बहुत अच्छी चीज है। फिर कंसेप्ट आया EET, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट टैक्सेस। जैसे एक स्कीम हमारे वहाँ करती थी, नेशनल सेविंग स्कीम। उसमें क्या था, अगर पैसा आप विड्रॉ डिपॉजिट करते हैं उस पर छूट मिल जाती है आपको, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी छूट मिल जाती है। लेकिन जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर क्या है कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब पर टैक्स लगता है। तो इतनी जगलरी पैदा हुई गवर्नमेंट की, हाउ टू गेट इट ऑफ दिस ऑल दिस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर हम आपको जो हमारे स्लैब रेट है अगर हम उनको रिड्यूस कर देते हैं तो उससे क्या कि ना आपको सेविंग का जोर पड़ेगा, तो आप सिंपली बाई पेइंग द लोअर टैक्सेस आप अपनी टैक्स लायबिलिटी बराबर कर सकते हैं। तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री कमला सीतारमन जी ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया और इन्होंने क्या किया कि ओल्ड रिजीम में रखा हुआ है और न्यू रिजीम में रखा हुआ है। ओल्ड रिजीम में टैक्स के जो स्लैब रेट है वो हायर है, न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब रेट बहुत काफी लो है। ओल्ड रिजीम में आप डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिजीम में आप एग्जाम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो कीपिंग इन माइंड आपकी इंडियन अर्निंग किस लेवल की है और आपकी डिडक्शन कितनी ज्यादा है, तो उन सबको कैलकुलेट करने के बाद टैक्स कैलकुलेट करें दोनों ऑप्शन में और जो भी आपको बेनिफिशियल हो उसके साथ जाए। इसके लिए आपको इफ यू आर आपके पास नॉलेज है कैलकुलेट करने के तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज मैं एडवाइस करूंगा किसी कंसल्टेंट को इसके लिए हायर करें आप फिर उनसे करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपने आप कैलकुलेट करना वो मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए आता है। लेकिन आज के जमाने में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पहले था कि ओल्ड रिजीम में आपको रहना है, न्यू रिजीम में आपको ऑप्शन अडॉप्ट करनी होता है, गवर्नमेंट रिवर्स कर दिया। फ्रॉम द इयर्स बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अडॉप्ट द न्यू रिजीम। इफ यू वांट टू गो विद द ओल्ड वन देन यू हैव टू फाइल सर्टेन फॉर्म टू द डिपार्टमेंट, देन यू कैन क्लेम अंडर ओल्ड रिजीम। फॉर एग्जाम्पल जैसा बता देता हूँ, ओल्ड रिजीम में जो टैक्सेशन रेट है वो क्या है, अप टू 2,50,000 रुपये नील, 2,50,000 to 5 lakh it's 5%, 5 to 10 it is 20%, more than 10 lakh it is 30%। इस सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन न्यू रिजीम में इफ यू सी द टैक्स रेट दे आर वेरी वेरी मॉडरेट। जैसे 3 लाख तक नेट, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 15 से ऊपर हायर स्लैब जाती जाएगी। तो अगर आप खुद कैलकुलेट करके देखें तो न्यू रिजीम में ही फायदा है। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस। गवर्नमेंट ने कोई मना नहीं किया है, अगर आप बोर्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ सैलरीड ओनली उनको फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपना ऑफसेट से कर सकते हैं। इसमें एक पारुल है, उन्होंने पूछा है कि कैन आई क्लेम HRA इन द न्यू टैक्स regime? No. नहीं, all the exemption under section 1013 that is HRA is not available in the case of new regime। Okay. मैंने बताया कि न्यू रिजीम पर कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट। तो न्यू रिजीम में कोई आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं। और ये एक अजीत जी हैं, उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द रिबेट इन इनकम टैक्स फॉर सीनियर सिटीजन? न्यू रिजीम में whether you are the age of less than 60 years or above the 60 years,
जो एक रिबेट है दैट इज ओनली अप टू 25,000 रुपीज, हाँ, दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल, हाँ, means that if your total income is up to 7 lakh rupees, then you have to pay nil tax. हाँ, अगर ऊपर से आता है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आती है, इवन उसके में आपको जो रिबेट है वो भी नहीं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 7,50,000 हो जाती है तो 7 लाख तक जो आपका टैक्स रेट 25,000 का रिबेट बचा था, वो जब 7,50,000 पर जाएंगे तो आपको वो 25,000 का रिबेट नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट एक मार्जिन टैक्सेशन होता है कि अगर आपकी किसी की इनकम 7,10,000 रुपए है और वो टैक्स पै जाता है कि 25 लाख तक कम था, जीरो था, और 7,10,000 पर 27,000 हो जाता, तो उसको 2,000 रुपए का जो इनकम एक्सीड करती है 10,000 रुपए तक की, उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, से ज्यादा नहीं देना। और ये एक आया है, एक नेहा है, उन्होंने पूछा है कि टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ बाइंग और सेलिंग अ प्रॉपर्टी, तो आई थिंक हमने इस पे काफी बात हाँ, वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। तो नेहा आई थिंक आपको अपना जवाब मिल गया होगा, हमने इसके बारे में बहुत बातचीत डिटेल में करी मैंने है। बताया था। हाँ, डिटेल में बताया है। और एक ये अभिषेक जी हैं, इन्होंने पूछा है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स को सेव करने के लिए। टैक्स को सेव करने के लिए अगर न्यू रिजीम है फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप अगर आप अपनी फ्यूचर सेविंग्स के लिए या करना चाहते हैं तो आपका अपना IQ है, क्योंकि आप सेविंग स्कीम में जा सकते हैं। सेविंग स्कीम में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, रिस्क कम होती है। आप इक्विटी मार्केट में जाना चाहते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग द हायर रेट इज हाई बट द रिस्क इज आल्सो हाई। प्रॉपर्टी में आप डालना चाहते हैं, नोबडी नोस किस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी में डालेंगे, एप्लीकेशन आपको मिलता है नहीं मिलता है, इट्स कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस, आपके पास कितना पैसा है, आपकी डिस्पोजल पे, आपके रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, उसके हिसाब से आप खुद को कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो भी पैसे इन्वेस्ट करें वो आप इक्विटी, डेट और फिक्स्ड डिपॉजिट उसमें डिवाइड करके चले। इससे क्या है, कम से कम 1 साल का पैसा आपका डेट में होना चाहिए, जिससे आपको अगले साल तक के लिए इनकम की अपने पर्सनल एक्सपेंस की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि उसमें रिस्क सबसे कम है, रिटर्न बहुत कम है लेकिन रिस्क भी बहुत कम है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेप। और एक 11 साल का बच्चा है, उसका नाम है चंद्रांश, उसने पूछा है कि व्हाट इज पर्सनल इनकम टैक्स। तो आई थिंक चंद्रांश आपको आंसर मिल गया होगा, हमने पहला क्वेश्चन ही इसके बारे में डिस्कस किया है। और एक 11 साल का बच्चा, हाँ, पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है उसने क्या CA बनने जा रहा है क्या वो, या फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने जा रहा है? 11 साल के तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता, हो सकता है मम्मी पापा ने पूछा हो उसको। और एक अमित जी हैं, उन्होंने पूछा है कैन वी सेव द इनकम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स। मैंने बताया था, हाँ, किया था बताया कि था। अगर आप न्यू रिजीम में तो आपको सेविंग की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ओल्ड रिजीम में तो सर्टेनली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ATC में सारे इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज की डेट में न्यू रिजीम में जाने से फायदा है कि उसके बाद क्या है, जो पैसा अवेलेबल है आपको वो आपके डिस्पोजल पे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर ओल्ड रिजीम में आप करना चाहते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम है उसी में डालना पड़ेगा, और उसमें रिटर्न ज्यादा अच्छे नहीं होता है। और ये अंकित गोयल जी हैं, इनके 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये रिजीम वाला ही क्वेश्चन था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक इनका ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सेट ऑफ द प्रॉफिट और लॉसेस इंकर्ड फ्रॉम शेयर मार्केट, कि हम कैसे सेट कर सकते हैं कि अगर हमारे कुछ लॉसेस हो जाते हैं शेयर मार्केट में तो उस चीज को हम। देखिए, शेयर मार्केट में जो लॉसेज होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो आपके किसी और दूसरे इनकम से सेट ऑफ नहीं होते, उनको आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। एंड दैट शॉर्ट टर्म लेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द शेयर्स इक्विटी यू कैन कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 years। और सब्सिक्वेंट में अगर आपका कोई गेन होता है तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं विद इन द ईयर। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, किसी प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी और अदर एड से एडजस्ट नहीं कर सकते। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सेल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते या बिजनेस इनकम से एडजस्ट, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने होगा। और अगर अगले 8 सालों में आपकी कोई कैपिटल गेन होता है तो आप वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल के लिए है, डू वी हैव अदर सोर्सेज टू सेव मनी अपार्ट फ्रॉम लाइक 1.5 lakh रिबेट।
इसके अलावा एक सेक्शन और होता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन 80cc डे। ओह, उसमें क्या है कि दैट इज ए नेशनल पेंशन स्कीम। अच्छा। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है, कुछ साल पहले निकाले थे, कि पैसे क्या होता था कि गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय होते हैं सबको तो पेंशन मिलते थे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में तो उनको पेंशन नहीं मिलती थी। ठीक। तो अटल जी के टाइम पे एनपीएस को लॉन्च किया गया था, एनपीएस। तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो अगर आप पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है 50,000। लिमिट है आपको 2 लाख का, 2 लाख का जमा करा सकते हैं, लेकिन आपको डिडक्शन 50,000 का मिलेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर आपके ब्याह पर जमा करा रहा है तो जितना कंट्रीब्यूट आप देते हैं तो उसके अंदर 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन दैट इज ओनली इन द केस ऑफ सैलरी। अदरवाइज सभी के लिए 50,000 की अवेलेबल है, बोझना हो। तो उसमें आप जब पेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो जब आपकी उम्र 60 साल की होती है, 58 साल की जो भी होती है, तो जो भी आपका पैसा कॉर्पोरेट इकट्ठा होता है तो एटलीस्ट 40% का आपको इनकैश करना पड़ेगा और 60% का आपको एनुटी देना। और जो पेंशन आएगी दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल है वो। लेकिन फॉर द टाइम में अप टू द एज ऑफ 60 आप 50 साल का टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और इनका तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मैंडेटरी है टू फाइल द इनकम टैक्स इन केस ऑफ माइनर और नॉट? अगर कोई माइनर है तो क्या वो मैंडेटरी है टू फाइल एन? माइनर के केस में जितनी भी इनकम आती है दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हुज इनकम इज हायर। ओके, अगर वो बहुत नॉमिनल इनकम, नॉमिनल 1500 रुपए तक अगर माइनर की इनकम है इनकम है, उसको टैक्स से छूट है, उसमें कोई टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्लब करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा है माइनर की इनकम तो जिस पेरेंट की इनकम हायर है उसको इसमें क्लब करना, दैट इज अंडर सेक्शन 64। तो उन्हें अपने साथ ही उसमें दिखाना पड़ेगा, उसमें इनकम ऑफ द माइनस करके अलग से ऐड आता है, वहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन उसमें एक चीज है, अगर माइनर की अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी से इनकम होती है, सपोज जैसे एक्टिंग से है या कोई और एक्ट से है, in that case the income can be filed in the name of minor also. अगर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम है that will be clubbed in the hands of the parents. अगर उस तरह की इनकम है तो वो सेपरेटली करना पड़ेगा, कोई एक्ट और उससे। आई थिंक अंकित आपको अपना जवाब मिल गए होंगे सारे। और एक शोभा जी हैं, उन्होंने टैक्स फॉर लेडीज के बारे में पूछा है, तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा, हमने शुरू में ही इस बारे में डिस्कस किया है। तो हमारे यही सारे क्वेश्चंस थे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? आपको इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कोई भी एक मैसेज जो आप देना चाहें? मैसेज मैं व्यूअर्स को बस यही देना चाहूँगा कि भाई एक तो पैन कार्ड को एज आईडी इस्तेमाल ना करें। दूसरी वाली बातचीत, जो भी आपकी अर्निंग्स हैं उनको आप वेरीफाई करें, और अगर टैक्सेबल है तो रिटर्न जरूर फाइल करें। इन द केस क्या है कि अगर बाद में पता लगता है कि आपका टैक्सेबल इनकम थी और आपने फाइल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट, तो रिटर्न जरूर फाइल करें अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है। और कोई भी चीज़ करने से पहले, फाइल करने से पहले आप केवल यूट्यूब या सोशल मीडिया की नॉलेज से लेके अप्लाई ना करें। अगर कहीं पर भी आपको लगता है 1% भी, तो टैक्स कंसल्टेंट को जरूर हायर करें। हो सकता है थोड़ी बहुत फीस लगेगी, लेकिन दैट विल गिव यू द लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, और आप अलर्ट रहेंगे भाई मैंने जो टैक्स फाइल किया है वो सही किया। आज के में बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं कि वी विल फाइल योर रिटर्न फ्री, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको उनका कुछ नहीं, वो डाटा लेके आपका वो डेटा मार्केट में मिसयूज करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उनसे आपके पास फिर अनसॉलिसिटेड कॉल्स आती हैं, फिर आपको दिक्कत। थैंक यू सर। ये है बेसिकली, बाकी तो अपने आप में सभी लोग इंटेलिजेंट है, समझदारी से काम लेना पड़ता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा कंटेंट दिया। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, मेरे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और शिल्पा जी वो जो काम कर रही हैं लोगों से कांटेक्ट करके आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने का, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। थैंक यू। और मैं शिल्पा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स,
थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। और अगर आपको आज का भी एपिसोड बहुत पसंद आया हो या कोई भी कंटेंट अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।